2 1 गो। असेंबली इंतखाबात 2023 के जो इब्तदाई रुझानात आए हैं उसने हर किसी को परेशान कर दिया है और हर किसी को हैरान कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अक्सर एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर डॉक्टर खालिद रजा खान साहब मौजूद हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे। जो इब्तदाई रुझानात आप देख रहे हैं, जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या आप ऐसी तवक्को कर रहे थे? देखिए, ऐसी तवक्को तो किसी को नहीं थी और ना कोई एग्जिट पोल बता रहा था इस तरह की थम्पिंग मेजोरिटी और इस तरह की जीत बीजेपी के लिए। तेलंगाना में तो समझ में आ रहा था, वो पहले से ही वो तय था क्योंकि बीजेपी की मौजूदगी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीआरएस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, तो कांग्रेस की जीत वहाँ वो खिलाफ तवक्को नहीं है जी। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को मेजोरिटी मिली, जैसी जीत हुई है, तकरीबन 2/3 के आसपास तक करीब पहुंच गई है। राजस्थान में तो मध्य प्रदेश में तो 2/3 से ऊपर जा चुकी है बीजेपी, और राजस्थान में 2/3 के करीब है, करीब नहीं, राजस्थान में मेजोरिटी और छत्तीसगढ़ में 2/3 के करीब है। तो ऐसी जीत किसी ने, तो किसी एग्जिट पोल ने, किसी सर्वे ने ये नहीं बताया था। ये जीत ये चल रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जो नतीजा बता रहा है, जो रिजल्ट है, वो कांटे की टक्कर वाला रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट एक तरफा रिजल्ट है। कांग्रेस ने सीट जरूर लाई है कि राजस्थान में कुछ 65 सीट, 70 सीट के आसपास अभी काउंटिंग जारी है। 50% के आसपास लगभग काउंटिंग हुई है। ये आप नताइज में बदलता हुआ देख रहे हैं जो हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी 55 है, वो अभी 50% ही काउंटिंग है, लेकिन ये इसने रुख तय कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में जहां कांटे की टक्कर की बात हो रही थी, वहां बीजेपी के पास 163 है तो कांग्रेस के पास 65 है, तो यानी 100 सीट का फासला। ये कितना, ये फासला जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कितनी भी 50% काउंटिंग में रिकवर करने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इतना रिकवर नहीं कर पाएगी। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो फासला है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में भी बीजेपी के पास 115, कांग्रेस को 170, और छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में छत्तीसगढ़ में। अब सोचिए कि बीजेपी के पास 55 सीटें आ चुकी हैं और कांग्रेस महज 32 पर, वो कांटे की टक्कर नहीं होती है, ये एक तरफा है। तो यकीनी तौर पर ये जो बीजेपी की कामयाबी है, बीजेपी का ने जो कोशिश की, जो कैंपेन चलाया, उसकी कामयाबी है। जो नारा ले गए, जो बात ले गए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह की जो बातें हैं, वो मुझे लगता है कि उसका फायदा हुआ। और मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत और जो जनूबी हिंदुस्तान है और शुमाली हिंदुस्तान है, उसमें काफ़ी उसकी सियासत में फ़र्क है जी। हालांकि अब पूरी दुनिया, पूरा मुल्क जो है एक ग्लोबल विलेज की तरह है, उसका इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से पड़ता है। तो जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने, दयानिधि ने जो बयान दिया था हिंदू मजहब को लेकर और कास्ट, सनातन धर्म को लेकर, वो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उसी वक्त ये समझ में आ गई थी बात, क्योंकि कांग्रेस ने उसको काउंटर भी नहीं किया जिस तरह से कांग्रेस को काउंटर करना चाहिए था। कांग्रेस काउंटर क्या करती, राहुल गांधी को काउंटर कर रहा था कि जो कांग्रेस के सदर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे कर्नाटक में प्रियांक खड़गे जो वहां वजीर भी हैं, उन्होंने ऊपर से आग में घी का डालने का काम किया, हिमायत कर दी, उनके बयान की हिमायत कर दी और कास्ट सेंसस और कास्ट पॉलिटिक्स पर भी बहुत कुछ बोलने लगे। तो उस वक्त से ही बात समझ में, जो होशमंद लोग हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो डेप्थ में जाकर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उनको समझ में आ गया था कि इसका इम्पैक्ट कहीं ऐसा न हो कि नॉर्थ के इन तमाम रियासतों पर पड़े। तो इन तमाम रियासतों के जो असेंबली इंतखाबात में जो मकामी इशूज थे, उसके साथ साथ बीजेपी इन कैंपेन्स को ले जाने में कामयाब हुई है कि सनातन धर्म पर ऐसे सवाल किए गए, सनातन धर्म खतरे में है, और कास्ट की बात को लेकर, इसका मतलब कि कास्ट सेंसस को भी लोगों ने नकारा है। और सनातन धर्म पर जिस तरह से साउथ में हमला हुआ, जनूबी हिंदुस्तान में, कर्नाटक और तमिलनाडु में,
इन दो लीडरान के जरिए, उसका इम्पैक्ट पड़ा, और इम्पैक्ट बहुत तेजी से पड़ता है। अब का दौर पहले के आज से 20 साल पहले का दौर नहीं है कि लोग अखबार पढ़ के खबरों को जानते थे। अब तो वहाँ बयान दिया और यहाँ लोगों में रिएक्शन शुरू हो जाता। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स रहे। 3 रियासतों में कांग्रेस की जो बुरी हालत है या बहुत खराब हालत देखने को मिल रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार अभी मानेंगे? हालांकि अभी ये इब्तदाई रुझानात हैं, हम बार बार इस बात को नहीं, इसको हम इब्तदाई रुझानात जरूर हैं, लेकिन ये नतीजा भी इसी तरह का आएगा। कांग्रेस ने बहुत बड़ी चूक की है कई जगहों पर। राहुल गांधी की भारत यात्रा के बाद जिस तरह से जो लहर पैदा हुई थी, उसको जिस तरह से इनकैश करना चाहिए था, पॉलिटिकल इनकैशमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से उसका जो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहिए था, शायद सिर्फ कर्नाटक में उठा पाई उसको कांग्रेस। और इन जो हिंदी बेल्ट कहलाते हैं, जो काउ बेल्ट कहलाते हैं, इन 3 हिंदी रियासतों में, हिंदी स्पीकिंग रियासतों में, हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, उनमें इसका फायदा नहीं उठा पाई कांग्रेस। और इस पर ऐसा लगता है, जो मैं भी बात कर रहा था, कि जो 2 बड़े लीडरान, जो स्टालिन के बेटे दयानिधि और प्रियांक खड़गे, इनके जो बयानात इस तरह के सख्त बयानात थे जिसकी तरदीद कांग्रेस को करनी चाहिए थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को करनी चाहिए थी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को करनी चाहिए थी, और उन्होंने नहीं किया। उनकी खामोशी बहुत कुछ निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी जो पूरी हिंदी पट्टी है उसकी उन रियासतों में। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो पूरा इलेक्शन था, वोटिंग के दौरान ऐसा माहौल कहीं नहीं देखने को मिला। राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, तेलंगाना में कांग्रेस लगभग वाज़ेह अक्सरियत से हासिल करती हुई नजर आ रही है कि उसकी 63 सीटें यानी 63 सीटें उसको मिल रही हैं। 60 सीटें चाहिए उसको। अगर तेलंगाना को हटा दिया, तीनों रियासतों की बात जब हम करते हैं तो ऐसा कहीं नहीं देखने को मिल रहा था कि ये सूरत हाल हो सकती है या ऐसा देखने को मिलेगा। तमाम एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत को बता रहे थे। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा फासला दिखाया जाता है, लेकिन पूरे इलेक्शन में कांग्रेस को जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे थे और तमाम चैनलों को देख रहे थे, यूट्यूब चैनल की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस काफी हावी। अगर आप एनालाइज करें तो मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा नुकसान होगा तो कमलनाथ का एरोगेंस, कमलनाथ की जो जिद थी, और कमलनाथ का जो अप्रोच था कि वो सेंट्रल लीडरशिप के जो मशवरे थे, जो कमांड थे, उनको लगातार वो सीधा उसकी मुखालफत कर रहे थे और उसको नकार रहे थे। सेंट्रल लीडरशिप भी एक तरह से हम लोग तमाम इलेक्शन प्रोसेस को जो गौर से देख रहे थे और जो हम लोग कवरेज कर रहे थे और जो बहुत सारे सोर्सेज से हम लोगों को खबरें मालूम हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, वो मध्य प्रदेश के मामले में बेबस है। क्योंकि अगर बेबस नहीं होती तो अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह का बयान है। ये अखिलेश यादव कौन है? ये एरोगेंस को शो करता है। इस तरह का बयान अखिलेश वखलेश, ये इस तरह का बयान, और उन्होंने सीधे तौर पर अलायंस से इनकार कर दिया। तो ये सब चीज़ें, ये सब इम्पैक्ट ये एरोगेंस को शो करता है। और बहुत सारे फैसलों में, टिकट के बंटवारे में, किनको टिकट मिलेगा और टिकट के बंटवारे में देर हुई, कांग्रेस बीजेपी ने बहुत पहले 1.5 महीने पहले अनाउंस कर दिया था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऐसा लगता था जैसे सेंट्रल राहुल गांधी का कैंपेन नहीं करना। अच्छा, याद होगा आपको, जो इंडिया अलायंस बनने के बाद सबसे पहली मीटिंग भोपाल में होनी थी, तो ये कमलनाथ ने कहा कि हमें इंडिया अलायंस की, उसकी वजह ये थी कि कमलनाथ नहीं चाह रहे थे। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रहे थे, और जब कांग्रेस जब तक सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलती रहेगी उसको नुकसान होता रहेगा। बाबा बागेश्वर नाथ को बुलाकर अपने यहाँ कमलनाथ ने अपने इलाके में जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ पर बाबा बागेश्वर नाथ का प्रोग्राम कराना, और उसके अलावा इंडिया अलायंस की मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं होने दिया था उन्होंने कि इंडिया अलायंस के जो लीडरान पूरे हिंदुस्तान से आएंगे और वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, वो तब इस तरह की बातें करेंगे, कास्ट और हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे। तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदुत्व के खिलाफ बोले, वो चाह रहे थे कि हम अकेले अपने दम पर जीत कर दिखाएं। और वो बिल्कुल वो जो कार्ड एंटी इनकम्बेंसी माहौल था डॉक्टर साहब, उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी को वो इनकैश करने में नाकाम रहे। वो उनका एरोगेंस, उनका हिंदुत्व कार्ड, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड जब वो खेलेंगे तो बीजेपी से आगे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। वहां की सूरत हाल अलग थी। वहां की सूरत हाल, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस में जो डिवीजन था,
कांग्रेस के अंदर खाने जो जिस तरह का सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो गुट था, वो जिस तरह से एक सरफुटौल की नौबत आ गई थी। और इलेक्शन से 3 महीने 2.5 महीने पहले तक सचिन पायलट जो है रैली निकाल रहे थे मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, जो सरकार अपनी ही सरकार के खिलाफ जा रहा था। और उसके बाद फिर ये सारी दुनिया, सारा स्टेट, सारा हिंदुस्तान ये देख रहा था कि वो एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि एक दूसरे के साथ बैठाया जा रहा है। गहलोत साहब ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हैं सुबह के नाश्ते पर, और सचिन पायलट के साथ खूब गलबहियां करके खूब सोशल मीडिया पे वो तस्वीर शेयर की जा रही है। तो दुनिया समझती है कि ये नाश्ता जो साथ हो रहा है और ये हंसकर जिस तरह से बात करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें हकीकत कितना और ड्रामा कितना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हालांकि बीजेपी में कम वहाँ पर सरफुटौल या डिवीजन नहीं था, लेकिन उसको पाटने में, उसको डैमेज कंट्रोल करने में जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की, वो कामयाब रही। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया भी नाराज रहीं और उनको भी हाशिए पर किया गया, किसी को फेस नहीं रखा गया। और लगातार बीजेपी, इवन नरेंद्र मोदी भी कैंपेन में जाकर बोलते थे कि इस बार चेहरा कमल है, कमल को उन्होंने चेहरा बताया। तो ये सब फैक्टर बड़े हैं। और कि कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला है, जो अंदरूनी जो इंतशार था, उसका भी फायदा मिला और उसको अच्छी तरह से अपने अंदर के डैमेज कंट्रोल, बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करके उसको अच्छी तरह से भुनाया। और लगातार इस तरह के जो मैं कैंपेन बोल रहा हूँ, जो साउथ का कैंपेन था, उसको राजस्थान में ले जाया गया। मध्य प्रदेश में तमाम बूथ के लेवल पर जो बीजेपी के जो वर्कर हैं वो ले गए। और यही वजह है कि आखिरी के 2 दिनों तक वो जो एक दर्जी मारा गया था, जो कन्हैया लाल, उसकी तस्वीरें और उसको पोस्ट कर तमाम सोशल मीडिया के साथ तमाम बड़े चैनलों पर उसको जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तस्वीरें लेकर बैठे कि अगर आप चाहते हैं कि फिर कन्हैया लाल जैसा मामला ना हो तो बीजेपी को वोट दीजिए, वरना कांग्रेस आएगी तो फिर कन्हैया लाल जैसे वाकयात हो सकते हैं। ये क्या है? ये वही है। और लगातार ये बात बोलना, ये सब कैंपेन को ले जा रहे थे अंदर अंदर कि सनातन धर्म खतरे में है, ये इस तरह का कांग्रेस आएगी तो सनातन धर्म का क्या होगा। और तो है इस तरह की बातें, इस तरह के नैरेटिव्स अंदर में चलाए जा रहे थे। कांग्रेस उसको काउंटर करने में नाकाम रही है। इसी तरह से मध्य प्रदेश भी और बात है कि जो शिवराज सिंह चौहान है, भले ही वो चेहरा ना हो सीएम के, वो सीएम न बने, कोई और बने, लेकिन बीजेपी की जीत के पीछे उनका लाडली बहना योजना जो है, जो वो बहुत कामयाब रहा है। कई इस तरह की स्कीमें उन्होंने चलाई, लेकिन गुज़श्ता 6 महीनों के दौरान लाडली बहना जो स्कीम थी, जो योजना थी, उसके तहत जिस तरह से बेनिफिट्स 1000 रुपये फिर 1200 रुपये बढ़ा दिए, इस तरह से लगातार जो लोगों को और जो खवातीन को, लड़कियों को जो बेनिफिट्स मिलना शुरू हुए, तो उसने जो उस रियासत में, मध्य प्रदेश में एक माहौल बदलना शुरू किया। और उसको लगातार वो कैंपेन में ले जा रहे थे कि हम, उसके बाद उन्होंने वादा भी कर दिया था कि हम वो 1200 को 3000 रुपये तक हम बढ़ाएंगे अगर सरकार में हम फिर आते हैं, बीजेपी फिर आती है तो उस 1200 रुपये को 3000। तो ये बहुत बड़ा ये सब फैक्टर है जहाँ यहाँ पर कांग्रेस नाकाम दिख रही है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो सरफुटौल अंदर चल रही थी, तो बघेल के अगेंस्ट जो टीएस सिंहदेव जो है, लगातार अब कांग्रेस में रहते हुए वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ स्कीमों की तारीफ कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते थे वो कांग्रेस में रहते हुए कि जब वो बीजेपी की तारीफ न कर रहे हों। तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि अंदर में किस तरह का इख्तलाफ है, किस तरह का इंतशार है, वो अब जाकर रिजल्ट में वो तब्दील हुआ है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी नतायज सामने आने के बाद हम उस पर भी तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल इससे मुताल्लिक है कि ये जो कामयाबी बीजेपी को 3 स्टेट में या 3 रियासतों में मिलती हुई नज़र आ रही है, जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, इसके लिए क्रेडिट आप किसे देंगे? क्योंकि तीनों रियासतों में कोई चेहरा नहीं था बीजेपी की तरफ से। जाहिर सी बात है, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कमल चेहरा है, और कमल के चेहरे के अंदर वो जिस तरह का कैंपेन लगे, उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, बूथ पन्ना प्रमुख तक उनके यहाँ होते हैं कि यानी जो वोटर लिस्ट होती है उसका वोटर लिस्ट का 1 पेज का 1 इंचार्ज होता है, और वो अंदरूनी तौर पर वो फ़ोन के जरिए लोगों से मिल करके लगातार कैंपेन करके बीजेपी का जो एजेंडा है और वो उनको उनके कान में डाल रहा होता है, उनसे वो डिस्कस कर रहा था। वो जो पन्ना प्रमुख है,
तो वो ऐसा नहीं कि बीजेपी जो के लीडरान जो रैली में या जो अपने पब्लिक मीटिंग्स में और जो मंच से जो डायस से बोल रहे हैं सिर्फ वही कैंपेन होता है, सिर्फ वही वादे किए जाते नहीं। वो जो पन्ना प्रमुख होता है, जो घर घर जाता है, वो जो मैनेजमेंट है, वो जो बातें बोलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के जो बड़ा लीडर रैली या पब्लिक मीटिंग में बोल रहा होता है। तो इम्पैक्ट उसका भी बहुत बड़ा है। जी बेहद शुक्रिया आपका। बहरहाल अभी वोटों की गिनती जारी है। हम अपने अगले वीडियो में आपको तमाम तफसीलात जो नताइज सामने आएंगे उसको बताएंगे, लेकिन आप अभी भारत एक्सप्रेस देखते रहें। हमारे भारत एक्सप्रेस उर्दू के फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारी ये वीडियो भी पसंद आए तो इसे भी आप शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें देते रहें। आगे भी हम इस तरह के वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका शुक्रिया।